जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे डियर। और ब्रिटिशकालीन आर्थिक नीति एवं जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव को हमने देखा था ऑलरेडी, जो है वो पार्ट 1 मैंने बना दिया है। तो आपका जो है वो आज आपको पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। सबसे पहले एक जो है चीज़ मेरे को बताना है कि कल मैंने इस प्रश्न का आपको कथन के लिए बताया था। तो उसमें क्या हुआ था कि नंबरिंग जो है वो मैंने सही बताया था कि बी ऑप्शन तो सही था, लेकिन यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस कुछ गलत हो गया था, ठीक है? यानी मैंने जो है वो पहला का आपको जो है 4 बता दिया था, लेकिन याद रखिएगा कि इलाहाबाद बैंक का जो है वो आपका एस्टेब्लिश्ड हो किया जाता है 1865 में, ठीक है ना? तो 1865 आप याद रखेंगे। और पंजाब नेशनल बैंक जो है वो 1894 में होता है। अवध कमर्शियल बैंक जो है वो 1881 में होता है। और आपका जो है वो द अलायंस बैंक ऑफ शिमला जो है वो 1874 में बनाया जाता है, ठीक है? तो आपका जो है मैंने बताया तो सही था, लेकिन क्या हुआ था कि ए का जो है वो ऑप्शन 4 बता दिया था, ठीक है? और इस तरह से जो है वो मैंने 3, 4, 2, 1 की जगह पे 4, 3, 2, 1 बता दिया था, ठीक है? आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर तो यही था, लेकिन मेरा जो है वो मैंने बाद में देखा, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना? ऐसे तो ये डिटेल में बता ही देती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न से हम देखने वाले हैं। महलबाड़ी जो है वो प्रथा कहाँ लागू की गई थी? तो ये स्पेशली आपका लागू किया गया था, जो है वो। तो इसका जो है वो आपका महलबाड़ी प्रथा का जो है वो आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगले प्रश्न में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा जो एक आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है वो लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? तो आपका मालवाड़ी जो है वो बंदोबस्त हो जाएगा, तो स्पेशली जो बी राइट हो जाएगा। यहाँ अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सूची में उनको सूची दूसरे से मिलान करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जोनाथन डंकन जी को देख सकते हैं, तो बनारस की अस्थायी जो बंदोबस्त के लिए 4 हो जाएगा। थॉमस मुनरो जो है वो आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा। कॉर्नवालिस जो है वो आपका अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित हो जाएँगे। और हॉल्ट मैकेंजी जो महलवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से। जोनाथन डंकन जो है वो बनारस का अस्थायी बंदोबस्त से संबंध रखते हैं। थॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी आपका बंदोबस्त है। कॉर्नवालिस जो है वो अस्थायी बंदोबस्त है। और आपका जो है हॉल्ट मैकेंजी आपका महलवाड़ी बंदोबस्त से हो जाएँगे। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन जो है वो आपका सही सुमेलित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप से सुमेलित है? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। उसी तरह से जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त आपका जो थॉमस मुनरो सही है, मालवाड़ी बंदोबस्त सॉल्ट मैकेंजी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको मिलान करना है डियर। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बड़े आपका सामंतों को आवंटित भूमि तो जागीरदारी प्रणाली होती थी। और यहाँ पे देख सकते हैं मालगुजारी के जो है वो इजारेदार अथवा जो है तहसीलदारों को आवंटित भूमि को जो है वो स्पेशली हम लोग जो है वो ज़मींदार प्रणाली कहते थे। तो स्पेशली जो है वो ज़मींदारी प्रणाली के अंतर्गत हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि उप जो है वो किराएदारों पर देने, उसके अलावा गिरवी रखने, हस्तांतर करने और आपका उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित जो है वो प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि क्या हो जाएगा? तो आपका रैयतवाड़ी जो है वो आपका प्रणाली हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि ग्राम जो है वो स्तर पर की गई जो है वो भू राजस्व बंदोबस्त क्या हो जाएगा? तो महलवाड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पहला, चौथा और दूसरा जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े जो है सामंतों को आवंटित भूमि जो है वो जागीरदारी प्रणाली है। मालगुजारी के इजारेदार उसके अथवा जो है तहसीलदारों को आवंटित भूमि को जो है ज़मींदारी आपको प्रणाली कहते हैं। उसके बाद आपका जो किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार जो है सहित प्रत्येक के किसान को आवंटित भूमि रैयतवाड़ी प्रणाली है। और आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त महलवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत आ जाएगा। तो सामने-सामने देख लेते हैं।
कथन कारण के प्रश्नों में है, कथन ये है कि ब्रिटिश भारत ने जो है वो ब्रिटिश सरकार ने भारत के जो है वो अलग अलग भागों में भू राजस्व की जो अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। बिल्कुल पहला सही है। कारण है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग जो है वर्ग बनाए गए। तो दोनों कथन सही है, कारण भी आपका सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दैट इज ए ऑप्शन जो है राइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने सरकार भारत के जो अलग-अलग भागों में भू राजस्व की अलग-अलग जो है वो व्यवस्था लागू की थी। जैसे आपका स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा आपका बंगाल, बिहार और आपका उड़ीसा, बनारस आदि जगहों पर स्थायी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया गया था। यह 19% भूभाग पर लागू हुआ था। इसमें जो है वो जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में हुआ था। मद्रास, बम्बई, असम के कुछ भागों में लागू हुआ। यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लागू हुई थी और यह जो है वो 51% भूभाग पर लागू हुआ था। इस व्यवस्था में जो है कृषक को ही जो है भूमि का स्वामी माना गया था। अगला देख सकते हैं महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रांत में आपका 30% भूभाग पर लागू हुई थी। इस व्यवस्था में जो भूमि आपका जो है वो कृषि भूमि सरकार की नहीं होती थी। इसमें भूमि कर का जो है वो आपका निर्धारण ग्राम स्तर पे किया गया था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय किसानों में अलग-अलग वर्ग बन गए थे। अतः जो स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि पट्टेदारी जो है पद्धति के संबंध में कौन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि भारत में जो है वो ब्रिटिश शासन के जो है वो दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 जो है श्रेणियाँ अर्थात जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी आरंभ की गई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा जो है अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार हक रखा जाता था, जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी तो था। तो ये स्पेशली जो है वो भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। तो बी भी सही है। अगला यहाँ पे हमसे असत्य पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं महलवाड़ी व्यवस्था में जो है वो आपका किसान भूमि सरकार की यानी जो है वो कृषि भूमि सरकार की शासकीय होती थी। तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिण रैयत आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। तो पहला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोग ने उन जिलों में आपका जांच नहीं की थी जो अप्रभावित नहीं थे। तो आपका जो ये सही हो जाएगा। आयोग ने रैयत साहूकारों और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन दर्ज किए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्कन में 1875 ईस्वी में आपका कृषि उपद्रव हुए तथा कृषकों ने साहूकारों का विरोध करना शुरू किया। दक्कन उपद्रव आयोग ने जो है वो विभिन्न क्षेत्रों की जांच की और अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश जो है वो संसद में 1878 ईस्वी में प्रस्तुत किया। अतः जो है वो अंततः आपका सरकार ने 1889 ईस्वी में दक्कन राहत अधिनियम पारित किया, जिसमें जो है कृषकों को साहूकारों के विरुद्ध आपका संरक्षण प्रदान किया गया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बताना है कि आपका जो है वो किस वर्ष में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा आपका किया गया। तो ये स्पेशली 1885 में किया गया था। तो ये भी पीएससी के प्री में पूछा गया था। ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बंगाल और बिहार जो किराएदारी अधिनियम वर्ष 1885 में पारित किया गया। इस जो एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकारों की भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित आपका करना था। इसे लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत किराएदारों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो उपनिवेशी आपका शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खुटकटी यानी जो है भू धृति यानी पट्टा प्रचलित हुआ। तो छोटा नागपुर में हुआ था। सी सही हो जाएगा। छोटा नागपुर के जो आदिवासियों के पूर्वजों ने जंगल काट कर खेती योग्य जमीन तैयार की थी। इस तरह जो है वो तैयार की गई भूमि का मालिक जंगल काटने वाला होता था। ऐसे जमीन मालिकों को खुट कट्टीदार या जो है वो भूईहार आपका कहा जाता था।
कहा जाने लगा नागवंशियों के प्रवेश तक खुटकट्टा या भू-धृति यानी पट्टा प्रथा जो है स्वतः नियमबद्ध हो चुकी थी। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में हो जाएगा 1856 का सारांश यानी समरी समझौता निम्नलिखित में से किस पूर्व धारणा पर आधारित है? तो ये तालुकेदार जो है वो दांज थे जिनका जो भूमि में कोई आपका स्थायीपन नहीं था, तो ये स्पेशली जो है बी राइट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो है वो भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की जो हैसियत एवं सत्ता को और चोट पहुंचाई। अवध के अधिग्रहण के बाद आपका 1856 में एक मुस्तैद बंदोबस्त यानी द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 के नाम में से ब्रिटिश जो है राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित थी कि तालुकदार जो है वो बिचौलिए थे जिनके पास जो ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था। उन्होंने जो है बल और धोखाधड़ी के ज़रिए अपना जो है प्रभुत्व स्थापित किया था और एक मुश्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी जो है ज़मीन से बेदखल किया जाने लगा। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारी का मानना था कि तालुकदारों को आपका जो है वो हटा कर के वे ज़मीन असली मालिकों के हाथों में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं व्यापार संबंधी नीति और परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था के विघटन के कारण देख सकते हैं। तो 19वीं सदी में जो है भारत में भी औद्योगिकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन से उद्योग सबसे जो अधिक प्रभावित हुआ था? तो सूती वस्त्र उत्पादन स्पेशली जो है वो कॉटन टेक्सटाइल ज़्यादा जो है वो आपका आइसोलेशन का जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत आपका जो है वो अफेक्टेड हुए थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 19वीं सदी के भारत में भी औद्योगिकरण के कारण सूती जो है वस्त्र उत्पादन उद्योग सबसे जो है अधिक प्रभावी हुआ था। ब्रिटिश अधिकारी एवं जो है प्रचारकों की प्रवृत्ति यह मानने की रही है कि पारंपरिक जो है भारतीय दस्तावेज का पतन एक जो है वो दुखद किंतु अपरिहार्य तथ्य है। भारत में जो है वो मशीनों के सामने हस्तकौशलों को कैसे ही आपका जाना पड़ेगा जैसे कि वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे कि पश्चिमी देश में जाना पड़ रहा था। अमेरिकी जो है वो विद्वान मॉरिस ने कहा है कि ये भी जो है वो औद्योगिकरण की बात है, ये एक मिथक है। भारत में सूत काटने वालों का धंधा ठप हो गया और तथा जो है वो बुने हुए जो है वो वस्त्र की कीमतों में गिरावट के कारण बुनकरों को हानि हुई क्योंकि औद्योगिक विकास से भारत में आपका इंग्लैंड की भांति उत्पादन की लागत में कमी नहीं आई थी। यहाँ पे देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की जो है वो आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व प्रणाली थी, तो दैट इज ही सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 19वीं जो है शताब्दी में अंग्रेजों को भू राजस्व से अत्यधिक जो है आय हुई। भूमि जो है वो अस्थायी भूमि व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार किसानों का शोषण कर अधिक से जो है वो अधिक भू राजस्व प्राप्त करती थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो ब्रिटिश की जो है मौजूदगी से आपका देशी पूंजीवाद में जो अवरोध आया, तो पहला सही है। अबंधता से जो है देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, तो ये सही नहीं है, तो बी सही नहीं है, याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं कि पूर्वी भारत में मतलब श्वेत सामूहिक अधिकार यानी व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ बना रहा, सही है। यहाँ पे जो है वो आपका सही कथन जो है वो बी नहीं है, यानी असत्य हो जाएगा बी ऑप्शन। और यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में जो है वो प्रवेश करना कठिन था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि बी सही नहीं है, यानी ऑप्शन के रूप में बी राइट हो जाएगा। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय जो है वो पूंजीवाद को बढ़ावा मिला तथा जो है वो परिणाम स्वरूप भारत में जो औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ। अबंधता जो अर्थात मुक्त व्यापार की नीति से देशी पूंजीवाद को जो है वो पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं मिला, बल्कि भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का ह्रास हुआ, जिसका जो है वो सर्वाधिक दुष्प्रभाव यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था अधिकाधिक जो है विदेशी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य में आ गई। यानी जो है वो आपका पहला कथन जो है वो शेष कथन सही है।
अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि 19वीं सदी में भारत में जो है आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से जो कौन जिम्मेदार थे या थे? यहाँ पे देख सकते हैं अधिकाधिक जो है तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में यह एक जो है विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं यूरोपीय आपकादमियों के संबंध में बैंकों एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों का स्वजन परिवार और जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था, तो बी भी सही हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि जब बागानों का अंतरण आपका जो है वो व्यक्तिगत पूंजीपति के जो स्वामित्व में किया गया, तब जो है वो देशीय निवेशकों की जानबूझकर की उपेक्षा की गई, तो आपका जो है वो तीनों कथन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डी ऑप्शन सही है तीनों कथन के रूप में। यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल से कि 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार थे। अधिकाधिक जो तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, जो कि एक जो है वो विवेदात्मक जो है वो हस्तक्षेप की नीति थी। यूरोपीय उद्यमियों के जो है संबंध आपका जो बैंकों और एजेंसी घरों के साथ थे, परंतु आपका भारतीयों को स्वजन परिवार एवं जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। मकानों का अंतरण जब आपका व्यक्तिगत पूंजीगत के जो है वो स्वामित्व में किया गया, तब देशीय निवेशकों को की जो है वो जानबूझ कर की उपेक्षा की गई। अगला देख सकते हैं कि वाणिज्यिक निम्नलिखित जो है वाणिज्यवाद केंद्रों में से किस किसका जो है वो आपका मध्य 18वीं शताब्दी के पतन हुआ था, तो आपका ढाका का हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं सी सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में बदलाव का एक जो है वो नया दौर आया और आपका सूरत, ढाका और मछलीपट्टनम जैसे जो है वो वाणिज्यिक केंद्र जो 17वीं शताब्दी में भी बहुत बड़े-बड़े केंद्रों के रूप में स्थापित थे। अब जो है व्यापार की अन्य जो है वो केंद्रों तथा जो है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में खिसकने की वजह से इनके जो है वो वाणिज्यिक केंद्रों के महत्व में गिरावट आई। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में आपका विजय तथा अन्य जो है वो स्थानों पर जैसे-जैसे अंग्रेज़ों का जो है वो राजनीतिक नियंत्रण बढ़ता गया तथा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मद्रास, कलकत्ता जैसे विस्तृत औपनिवेशिक बंदरगाह तथा जो है वो बम्बई का एक नए आर्थिक के केंद्र के रूप में उभार हुआ, वैसे-वैसे ढाका आदि जो है वो पुराने वाणिज्यिक के केंद्रों का पतन हो गया। अगला देख सकते हैं। यहाँ पे है कि आर्थिक तौर पे 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का जो है एक परिणाम था, तो स्पेशली जो है वो रिज़ल्ट के रूप में जो है वो कमर्शियलाइज़ेशन हुआ था इंडियन एग्रीकल्चर का, तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण होता है, यानी जो है वो यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि 19वीं शताब्दी में भारत पर जो है वो अंग्रेजी शासन का परिणाम आर्थिक दृष्टि से निम्न है। यहाँ पे औद्योगिकरण के रूप में भारतीय हस्तशिल्प शिल्प का हास्य देख सकते हैं, कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता को देख सकते हैं, पुराने जमींदारों की तबाही तथा नए जमींदारी व्यवस्था का उदय देख सकते हैं, कृषि में आपका स्थिरता एवं बर्बादी को देख सकते हैं, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण और आपका आधुनिक उद्योगों का विकास देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक विकास और अकाल एवं गरीबी हुई। मूँगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसालों, फल एवं जो है सब्जियों जैसे वाणिज्यिक जो है फसलों का उत्पादन बढ़ गया तथा बागान उद्योगों जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़ और नील में तो आपका कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष पे आपका पहुँच गया। कृषि के वाणिज्यीकरण का जो लाभ बिचौलियों को ही आपका हुआ तथा कृषकों को कोई आपका लाभ नहीं हुआ। यहाँ देख सकते हैं कि वह अर्थशास्त्रीय इतिहासवेत्ता कौन है जिसने 19वीं शताब्दी के भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा के समर्थन में बुकानन हैमिल्टन द्वारा जो एकत्र आपका आंकड़ों यानी दत्त का उपयोग किया था, तो अमीय कुमार बागची हो जाएँगे, तो ये स्पेशली जो है वो बंगाली है, स्पेशली राइट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं कि अमीय कुमार बागची जो है वो आपका प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री इतिहासवेत्ता हैं। उन्होंने अपने थीसिस में जो है वो औद्योगिकरण की अवधारणा के समर्थन में बुकानन हैमिल्टन द्वारा एकत्र आंकड़ों का उपयोग किया। उन्होंने हथकरघा उद्योग के साथ-साथ जो है बिहार की आपका जो है वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अन्य जो है वो पारंपरिक उद्योगों के साक्ष्यों की जाँच की थी।
यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के सशक्त दबाव के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से रूपांतरण हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यहाँ पहला कथन है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई, जिसकी संरचना ब्रिटेन की जो है वो तेज गति से विकसित होती औद्योगिक अर्थव्यवस्था द्वारा निर्धारित थी। तो पहला बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सेकंड देख सकते हैं कि इंग्लैंड में सस्ते भारतीय उत्पादों की बाढ़ ने अंग्रेजी जो है वो वस्त्र उद्योगों को एक जो बड़ा आघात पहुंचाया। तो ये सही नहीं है। थर्ड देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो है वो पारंपरिक भारतीय ग्रामीण जो है वो अर्थव्यवस्था का पतन हुआ तथा जो है वाणिज्यिक पद्धति के अनुरूप जो है नई आर्थिक व्यवस्था बनी। तो थर्ड सही हो जाएगा। तो वन एंड थर्ड जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है कोड के अनुसार वन एंड जो है वो थर्ड राइट है। तो दैट इज ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे पहले कथन को देख सकते हैं डिटेल में। तो पहले सही है, 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सूती वस्त्र उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने भारत में अपनी जो राजनीतिक स्थिति का प्रयोग करके इसे जो राष्ट्र ब्रिटिश माल का एक जो है बाजार बना दिया। इंग्लैंड में सस्ते भारतीय उत्पादों की बाढ़ ने ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा दिया था। बक्सर का युद्ध के बाद जो है 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार मुगल बादशाह द्वारा सौंपा दिया गया था। यानी सौंप दिया गया था किसको? तो स्पेशली जो है बंगाल के युद्ध के बाद यानी बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अतः जो है वो 19वीं सदी जो है वो आते-आते भारत के किसान एवं पारंपरिक हस्तशिल्प जो है वो उद्योग में लगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाही की अवस्था में पहुंच गए। 20वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई और ब्रिटेन की जो है वो तेज गति से विकसित होती आपका औद्योगिक व्यवस्था ने भारत में नई जो है वो आर्थिक नीति को निर्धारित किया। यहाँ पे कथन कारण के प्रश्नों को देख सकते हैं दिए। चलिए यहाँ पे पहला कथन है कि 19वीं शताब्दी में भारत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था तबाही की अवस्था में पहुंच गई। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि आपका जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार के अधिग्रहण से भारत के किसान एवं पारंपरिक हस्तशिल्प जो उद्योग में लगे लोग तंगहाली की दशा तक पहुंच गए। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो व्याख्या भी सही है। तो ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि असम में सर्वप्रथम चाय जो कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। सी सही हो जाएगा। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक जैव चाय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1839 में 5 लाख की पूंजी के साथ असम में की गई थी। असम कंपनी जो यूरोपीय चाय बागान मालिकों से आपको मिलकर के बनी थी। 1850 तक जो है वो आपका चाय उद्योग की वास्तविक मालिक बनी रही। 1850 के जो है वो दशक के दौरान असम के मन्नी राम दीवान ने जोरहट में सिनोमोरा आपका चाय बागान की स्थापना की। इस प्रकार मनीराम जय दीवान प्रथम भारतीय थे जिन्होंने व्यापारिक दृष्टि से चाय की खेती प्रारंभ की। लेकिन राज्य द्वारा 1858 ईस्वी में राजद्रोह के लिए जो है वो इनको जो है वो आपका उन्हें फांसी दे दी गई थी मणिकराम जी को। और ये पूछा भी जाता है और चाय बागान को जब्त कर लिया गया। यहाँ देख सकते हैं असम कंपनी जो यूरोपीय चाय बागान मालिकों से मिलकर के बनी थी। 1850 ईस्वी तक चाय उद्योग की वास्तविक मालिक बनी रही। 1850 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपने आप को 2 छोटे मालिकाना चाय बागान स्थापित किए, जिन्हें राज्य द्वारा 1858 में विद्रोह के लिए उसकी जो है वो के लिए उसकी फांसी के बाद जब्त किया गया। तो आपका जो है वो स्पेशली मनी के नाम हो जाएंगे। तो मनीराम जी हो जाएंगे। डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आधुनिक उद्योगों का विकास और विदेशी पूंजी को देखेंगे। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट जो है वो एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो ये स्पेशली जो है वो आपका स्पेशली अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की जो प्रणाली और हड़तालों पर रोक। तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि वर्ष आपका 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में जो है वो अधिकरणों की कार्य प्रणाली की
अतिरिक्त बिना जो है पूर्व सूचना के हड़ताल और तालाबंदी यानी रेलवे, डाक, टेलीग्राफ तथा जो है टेलीफ़ोन पर रोक के संदर्भ में प्रावधान किए गए। विवादों के निवारण के लिए इसमें जो है वो समझौता बोर्ड एवं जो है जाँच न्यायालय के जो है गठन का प्रावधान भी किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश द्वारा भारत में रेलवे के आरंभिक विकास के संबंध में कौन से कथनों पे विचार करने हैं, तो यहाँ पे जो है वो कथन पहला है, रेलवे के लिए निजी वित्तीय जो निवेशकों को भारत के ब्रिटिश जो सरकार से निःशुल्क ज़मीन मिलेगी। अगला देख सकते हैं दूसरा है कि निवेशकों को अपनी पूँजी पर सरकार से 5% का प्रतिलाभ मिलेगा यदि उन्हें हानि होती है या अपर्याप्त लाभ प्राप्त होता है तो। यानी अप्राप्त जो है वो लाभ प्राप्त होता है। रेलवे का जो है वो सरकार के साथ संयुक्त रूप से प्रबंधन किया जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो कथन सही कितने हैं? तो यहाँ पे स्पेशली 2 कथन सही है। चलिए डिटेल के अनुसार कन्फर्म हो जाएगा। पहले आप देख सकते हैं डिटेल के रूप में, ब्रिटिश द्वारा भारत में रेलवे के आरंभिक विकास के संबंध में निजी आपका वित्तीय निवेशकों को मुफ्त जो है ज़मीन देने एवं वादा किया गया और पूंजी पर जो है वो न्यूनतम की गारंटी दी गई। इस जो है वो गारंटी प्रणाली में रेलवे का निर्माण करने वाली किसी भी कंपनी या निवेशकों को उसे पूंजी आपका निवेश का 5% की ब्याज दर की गारंटी दी गई तथा यदि उन्हें हानि होती है तो अपर्याप्त लाभ मिलेगा। यहाँ पे रेलवे जो है वो लाइन ब्रिटिश जो है भारतीय सरकार के कोष से नहीं बनाई जा रही थी, अपितु निजी जो है प्रयत्नों के अधीन बनाई जा रही थी। इससे जो है वो सरकारी कोष पर आपका बहुत भार नहीं पड़ा और अंग्रेजी जो है वो जनता को भारत में पूँजी लगाने का अवसर मिला, अंग्रेजी जनता को। और कालांतर में भारत में रेलवे जो है लाइनें निजी कंपनियों द्वारा सरकारी प्रतिभूति के अधीन जो है वो निश्चित योजनाओं के अनुसार ही बनाई गई। रेलवे के आरंभिक विकास के संबंध में रेलवे का सरकार के साथ संयुक्त रूप से प्रबंधन किया जाएगा, यह जो कथन सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन जो है तांबे एवं पीतल जो उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पे आपका जो है वो बनारस, पूना एवं नासिक हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत का जो है वो आपका मुख्य उद्योग कपास, रेशम और ऊन की बुनाई थी। बंगाल के बाहर लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर और मदुरई सूत उद्योग के लिए जो है उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। पीतल, तांबे, कांसे की बिक्री के लिए माल जो है वो आपका भारत में सर्वत्र तैयार किए जाते थे। कुछ उल्लेखनीय तांबा और पीतल उद्योग केंद्र बनारस, तंजौर और पूना, नासिक, अहमदाबाद आदि थे। 1813 से पहले आपका ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? पहला था कि जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें उचित दर पर बेचना। आपका पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं कि भारतीय कारीगरों को नियत आपका मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद जो है वो आपका उत्पाद उत्पादित करने के लिए वादे करना बिल्कुल सही है। मुक्त व्यापार नीति तो ये सही नहीं है और भारतीय व्यापारियों का किसी भी जो है तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन तो आपका सभी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1813 से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण के कई तरीके थे, जैसे जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एक अधिकार कर उन्हें ऊंची दर पर बेचना, भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना आदि। 1813 में जो है वो ब्रिटिश सरकार ने आपका कंपनी का भारत में एक अधिकार जो है वो व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया तथा जो मुक्त व्यापार नीति अपनाई, जिसके तहत जो है भारत को आपका ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त बाजार बना। मुक्त जो है वो व्यापार की नीति ने कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया। अगले प्रश्न में देखेंगे अनौदीकरण के जो है वो संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में आरंभ हुई, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस जो है वो प्रक्रिया को तेज किया, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आपका विदेशों में अधिकरण
होने लगा और उत्पादन बढ़ने लगा। भारत में औद्योगिक पतन हुआ जिसे अनौद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। 1813 के एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति तथा ब्रिटिश जो नागरिकों को भारत से आपका व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप भारतीय बाजार सस्ते एवं जो मशीन निर्मित वस्तुओं के आयात से भर गए। ब्रिटिश सरकार की जो नीति भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता एवं ब्रिटिश जो है वो निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में बदलनी थी, जिसमें वे जो है सफल भी हुए। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि 18वीं सदी में जो है वो बंगाल में वस्त्र उद्योगों के पतन के लिए आपका उत्तरदायित्व रहा था। तो ये स्पेशली जो है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उचित अटकर सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 18वीं जो है वो सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कारण निम्न है। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर जो है वो आपका उच्च तट कर हो जाएगा। यहाँ पे माल को मैं जो है माछ पढ़ रही थी, ठीक है, सॉरी इसके लिए। क्योंकि जहाँ पे आप रहेंगे तो माछ जो है वो आपको याद ही रहेगा। खैर मैं नॉन-वेजी नहीं हूँ, मैं वेजी हूँ, शुद्ध शाकाहारी मनुष्य। यहाँ देख सकते हैं भारत पर जो है वो मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना, भारत से जो है ऊँचे माल के निर्यात को प्राथमिकता, भारतीय शिल्पियों को अपने जो है वो रेस्ट देने पर बाध्य करना और लंकासायर एवं जो है मैनचेस्टर में मशीनें निर्मित आपका सूती माल की प्रतिस्पर्धा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि व्यापारियों द्वारा शिल्पकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? तो ददनी प्रथा थी, सी सही हो जाएगा। व्यापारियों द्वारा शिल्पकारों को वांछित माल की प्राप्ति आपका हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए ददनी शब्दावली का प्रयोग किया जाता था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारत में आपका ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। आपका भारतीय कृषि का विनाश था, भारतीय उद्योगों का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश भी था, भारतीय सामंतवाद का विनाश नहीं था। तो डी सही हो जाएगा। भारतीय जो है वो कृषि का विनाश, आपका भारतीय उद्योगों का विनाश एवं भारतीय व्यापार का विनाश भारत में ब्रिटिश जो है वो उपनिवेशी शासन का परिणाम था। जबकि भारतीय सामंतवाद का विनाश ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम था। उस समय भारत में ब्रिटिश जो है वो कालीन ऊँचे कच्चे माल का जो है वो आपूर्तिकर्ता था और ब्रिटिश जो है वो आपका काल में भारत विनिर्मित माल का आपूर्तिकर्ता नहीं थे, बल्कि जो है ब्रिटेन द्वारा तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया था। अगले प्रश्न में बताना है कौन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी। ब्रिटिश जो है वो आपका काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, तो ये सही नहीं है। आपका जो है वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि स्पेशली जो है वो आपका भारत में स्थापित होने वाला पहला आपका वाणिज्यिक बैंक कौन था? तो आपका जो है वो बैंक ऑफ कलकत्ता हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरोपीय जो है वो पद्धति पर आधारित भारत का जो प्रथम बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से 1777 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। किंतु इस जो बैंक की स्थापना शीघ्र ही असफल हो गई और भारत का जो है वो सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित हुआ। और जी यहाँ देख सकते हैं कि 3 साल जो है वो बाद बैंक का एक शाही चार्टर जारी किया गया और इसका नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। ये कलकत्ता था, फिर बंगाल कर दिया गया। सन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास आपका की स्थापना की गई थी। 1821 ईस्वी में आपका तीनों बैंकों को मिलाकर के इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1806 की और 40-43, तो 21 में तीनों को मिला दिया गया। जुलाई 1955 को जो है वो इनका राष्ट्रीयकरण करके उनका नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ब्रिटिश जो है भारत में आपका सर्वाधिक पूंजी का निवेश रेलवे, बैंकिंग एवं जहाजरानी, बागानों, खादानों और जो है वो आपका कारखानों, बीमाओं के क्षेत्र में हुआ। यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ था? तो कलकत्ता में था, बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक जो है वो आपका पूंजी निवेश किस क्षेत्र में आपका हुआ था? तो स्पेशली रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी, बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे
निम्नलिखित में से जो है वो किसी एक वर्ष में यूरोप और आपका भारत की जो बीच पहला टेलीग्राफ जो है वो आपका संबंध स्थापित हुआ था 1865 में हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। भारत और जो है वो यूरोप के बीच सीधा टेलीग्राफिक जो है संपर्क वर्ष 1865 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और ये वर्ष जो है वो आपका 1851 भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। तो भारत में 51 में या 65 में, यूरोप और इंडिया के बीच में। लेकिन आपका यूरोप और भारत की जो है पहली अंतर महाद्वीपीय टेलीग्राफिक संबंध वर्ष 1865 में पूरा हुआ, जब आपका समुद्र के नीचे केबल के जो है माध्यम से दोनों को जोड़ा गया। इसलिए भारत और जो है वो आपका यूरोप के बीच पहला टेलीग्राफ आपका संबंध स्थापित होने का वर्ष 1865 सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ पे जो है वो आपका भारत में प्रथम लाइन रेलवे लाइन किसी जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई, तो लॉर्ड डलहौजी थे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में जो है वो प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई। बॉम्बे से थाने तक 1853 ईस्वी में प्रथम रेल भारत में चली थी। इसके बाद जो 1854 में आपका कलकत्ता से रानीगंज कोयला जो है वो क्षेत्र तक लाइन बिछा दी गई, और रेलवे जो लाइन बिछाने का जो है वो बेहद स्तर पर कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। आज जो है वो 88 नंबर प्रश्नों तक देखेंगे। कल मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।